फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डायमेंशन ऑफ। ओके, तो कुछ ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्लैंक कांस्टेंट जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो डायमेंशन का रेशियो होगा दोनों का, वो किसका डायमेंशन होगा। तो गाइस देखो, प्लैंक कांस्टेंट जो है हमारा, वो हमें अभी आपने पढ़ा नहीं होगा, बट ये आप इसी 11th में पढ़ोगे और सेम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन चैप्टर में पढ़ोगे। तो प्लैंक कांस्टेंट जो फॉर्मूला होता है, ये एनर्जी इक्वल टू एच म्यू। तो वहाँ एनर्जी हो गया, एच हो गया प्लैंक कांस्टेंट, और म्यू जो होगी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो यहाँ से जो हम निकाल सकते हैं प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला, दैट इज एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी हो गया। तो इसको एनर्जी क्या होती है, वर्क डन ही होती है हमारी जो एनर्जी होती है, यानी कि वर्क डन का जो डायमेंशन होगा वही हमारा एनर्जी का डायमेंशन होगा। तो वर्क डन का डायमेंशन निकाल लेते हैं। वर्क डन जो होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोलो, और फोर्स हो गया एम एल टी माइनस टू, और डिस्टेंस हो गया एल। तो ये हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये हो गया हमारा एनर्जी का डायमेंशन। तो इसको लिख लेते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और नीचे हो गया फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन देखोगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/t होता है, 1 बाय टाइम पीरियड जो होती है फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि t-1 जो हो जाएगा इसका डायमेंशन हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा m की पावर 1, यानी h का डायमेंशन आ गया m की पावर 1 एल स्क्वायर और t-1 हो जाएगा एल स्क्वायर, और t-1 जो हो गया हमारा प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन हो गया। अब निकालना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमें किसी भी चीज़ का डायमेंशन फाइंड करना है, तो उसके फॉर्मूला रिलेट करो। तो ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर। तो एम जहाँ पे मास है, और आर जो है डिस्टेंस है। आर क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का जो डायमेंशन हो जाएगा एल। तो ये हो गया एम एल स्क्वायर। तो ये हो गया, आई का भी आ गया। अब हमें रेशियो फाइंड करना है दोनों का। तो एच बाय आई जो हो जाएगा एम एल स्क्वायर t-1 डिवाइडेड बाय एम एल स्क्वायर। तो यहाँ से एम एल कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा t-1, यानी ये जो डायमेंशन आ रहा है वो t-1 है। t-1 मतलब 1/t, और 1/t मतलब 1 बाय टाइम पीरियड। तो 1 बाय टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। 1 बाय टाइम पीरियड जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन आएगा वो t⁻⁻1 आएगा। अब ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है हमारा। तो ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास, उसमें पहला है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी करेक्ट ऑप्शन है। वेलोसिटी नहीं होगा, टाइम भी नहीं होगा क्योंकि 1/t है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 2π इंटू फ्रीक्वेंसी होती है, और 2π का कोई डायमेंशन होता नहीं है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होगा सेम डायमेंशन एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी होगा। तो ऑप्शन ए एंड सी जो है इसमें करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनिट ऑफ सी वी बाय रो अपसाइलन नॉट आर, यानी हमें इसका यूनिट फाइंड करना है गाइज। और ये देखो, ये जो गिवन है हमें, सी जो है वो कैपेसिटेंस है, वी जो है वोल्टेज है, रो है रेजिस्टिविटी, एंड म्यू नॉट जो है अपसाइलन है। ये अपसाइलन नॉट है। तो इसका हमें यूनिट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबका चेंज करेंगे, सबको सी और वी को इस टाइप से कि हमें एक पर्टिकुलर यूनिट मिल जाए। किसका यूनिट मिल जाएगा वो देखते हैं। तो हम सी वी क्या लिख सकते हैं। तो गाइज जो अभी इसको पढ़ोगे आप, तो सी जो होता है डेट इज होता है वो हमारा कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस जो होती है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट ए बाय डी। गाइज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप नीट के पेपर में बैठोगे तो ये क्वेश्चन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट बाय ए बाय डी, और वी तो वोल्टेज रहता है, उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। इसके बाद हमें रजिस्टिविटी, तो हमें पता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। ये सिंपल सा फॉर्मूला आपने 10th में भी पढ़ा होगा। यहाँ से रजिस्टिविटी निकालोगे तो आर ए बाय एल आ जाएगा। तो ये रजिस्टिविटी हमने निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं। उसने पूछा है सी वी बाय रो अपसाइलन नॉट, तो यहाँ सी की वैल्यू रखोगे तो म्यू नॉट ए बाय डी इंटू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रो
की जगह RAL ये आ गया, एंड यहाँ से आप साइलेंट नोट आ गया। अब गाइस यहाँ पे अगर हम कैंसिल देखें कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से म्यू नॉट कैंसिल हो रहा है, एंड ए कैंसिल हो गया, और डी क्या है, डी जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है वहाँ पे अब साइलेंट और तो कांस्टेंट हो जाता है, ए इज द एरिया, और जो डी है वो डिस्टेंस होता है। तो ये यानी कि एल और डी भी कैंसिल हो जाएंगे, यूनिट के हिसाब से दोनों का यूनिट सेम आएगा। तो बचा क्या, बच गया हमारा वी बाय आर, यानी कि सी वी म्यू रो नॉट जो आ जाएगा वो वी बाई आर आएगा। और वी बाई आर किसका यूनिट होता है, किसका यूनिट है, वी बाई आर इक्वल टू करंट होगा, क्योंकि वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो करंट इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, तो ये करंट आ गया। तो करंट आ जाएगा, तो इसका जो यूनिट आएगा सी वी बाय रो म्यू नॉट का, वो करंट के यूनिट के इक्वल होगा, यानी कि इसका यूनिट क्या आएगा, इसका यूनिट एम्पियर आएगा। तो वो किसका यूनिट होगा इसमें से, चार्ज का कूलम होता है, टाइम का सेकंड होता है, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है। तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी करंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन द इक्वेशन, और इक्वेशन दिया है P इक्वल टू ए माइनस टी स्क्वायर बाय बी एक्स, वेयर P इज द प्रेशर, x इज द डिस्टेंस एंड T इज द टाइम। तो हमें बताना है कि ए एंड बी का डायमेंशन क्या होगा। तो गाइज ये क्वेश्चन जो है इसमें हमें होमोजेनिटी जो लॉ है डायमेंशंस में उसे यूज करना होगा। तो पहले हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। गाइज ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इक्वेशन जो दिया है ए टी स्क्वायर बाय बी एक्स, अब इसको चेंज कर लेते हैं हम अपने जनरल एक इक्वेशन बन जाए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया पी बी एक्स इक्वल टू ए माइनस टी स्क्वायर। अब देखो इसको मैं कर लेता हूँ, टी स्क्वायर के एक साइड ले आता हूँ, ए प्लस पी बी एक्स। अब हमें डायमेंशन को क्या करना है, इक्वेट करना है, क्योंकि लॉ ऑफ होमोजेनिटी यूज करेंगे। तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलती है कि कोई भी इक्वेशन में दो टर्म तभी जुड़ सकते हैं जब उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए, और वो सारे इक्वल टू में भी उसका डायमेंशन होगा, मतलब कि ये सबका डायमेंशन सेम होगा। अगर इसको ये बोलूँ, इसको बी बोलूँ, इसको सी बोलूँ, तो सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि जो टी स्क्वायर का डायमेंशन होगा वही ए का डायमेंशन होगा। तो गाइस ए का डायमेंशन तो हमें आ गया, ए का डायमेंशन आ गया हमारा टी स्क्वायर का डायमेंशन, और टी इज द टाइम, यानी कि टी की पावर 2 हो जाएगी। अब हमें निकालनी है बी के डायमेंशन। तो बी का डायमेंशन का क्या होगा, तो देखो बी और सी को ऐड तभी हम कर सकते हैं, यानी इक्वेशन में जो टर्म दिया है ये बी और सी, इन दोनों को ऐड तभी कर सकते हैं जब इन दोनों का डायमेंशन सेम हो। इट मीन्स कि ई का जो डायमेंशन होगा वो पी प्रेशर इंटू बी इंटू डिस्टेंस का डायमेंशन के इक्वल होगा। तो गाइज हम इसको लिख लेते हैं सॉल्व करने के लिए, पी बी एक्स। तो ये आ जाएगा हमारा ए का डायमेंशन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर बी एंड डिस्टेंस। तो इसको डायमेंशन में लिखेंगे इनका, तो इनका डायमेंशन जो आ जाएगा हमारे पास, ए का डायमेंशन तो टी स्क्वायर है, एंड प्रेशर का डायमेंशन हमें निकालना होगा। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस 2, और एरिया का डायमेंशन हो गया एल स्क्वायर, इंटू बी का निकालना है, और एक्स हो गया हमारा डिस्टेंस, तो वो भी एल हो गया। तो यहाँ से देखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा एम एल, एल कैंसिल हो गया, टी माइनस 2, और ये बी का डायमेंशन, और यहाँ है टी स्क्वायर। तो यहाँ से बी का डायमेंशन जो आ जाएगा हमारे पास, एम उधर जाएगा -1 पावर हो जाएगी, और ए जाएगा तो टी की पावर 4 पावर हो जाएगी। तो बी भी आ गया और ए भी आ चुका है हमारे पास। तो हमें ए और बी का डायमेंशन लिखाना है, ए बाय बी का। तो ए का डायमेंशन टी स्क्वायर है, जबकि बी का डायमेंशन एम माइनस टी की पावर 4 है। तो ये कितना हो जाएगा, एम माइनस का +1 हो जाएगा ऊपर जाएगा तो, और ये हो जाएगा टी माइनस 2, यानी कि ए बाय बी का डायमेंशन जो हो गया एम टी -2 हो जाएगा। तो गाइस ऑप्शन देखते हैं अपने, तो एम टी -2 में करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा, तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा, ए नहीं होगा, बी सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, बी हो जाएगा एम टी -2। तो ये हमारा था ये क्वेश्चन, ए एंड बी का रेशियो फाइंड करना था। तो गाइस इसमें सिंपल से हमने लॉ ऑफ होमोजेनिटी लगाया था। नाउ अब अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो भी डायमेंशन है। तो डायमेंशन में क्या बोला, द डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी एच सी, वेर एच इज द प्लांक कांस्टेंट एंड बी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट।
तो गाइस सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका डायमेंशन फाइंड करना है। एच का डायमेंशन हमने पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में ही फाइंड किया था, तो वो था एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी था हमारा ml² T-2 जो वर्क डन का होता है, डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का था T-1, यानी कि ml² T-1 हो जाएगा, T⁻1 आ जाएगा, यानी ये था प्लांक कांस्टेंट। और म्यू सी का जो आ जाएगा वो लाइट है, तो लाइट मतलब LT माइनस, लाइट की स्पीड है यानी कि LT-1। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा ml³ और T-2। तो ऑप्शन देखें तो फर्स्ट नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आ गया हमारा एच एंड सी का डायमेंशन पूछ रहा था, तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ये नीट और जेई लेवल तक का है बोल सकते हो। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड आउट द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी इन अ वंडरवाल इक्वेशन। वंडरवाल इक्वेशन है जो आप पढ़ोगे, P plus A by B square into B minus B equal to RT, where P is the pressure, V is the volume, R is gas constant and T is the temperature। तो एक हमें पूछ रहा है कि इसमें कि A एंड B का डायमेंशन क्या होगा, A एंड B का डायमेंशन फाइंड करना है। तो गाइज ये भी एक लॉ ऑफ होमोजेनिटी का क्वेश्चन है जो हमने पढ़ रखा है इन द डायमेंशन चैप्टर। गाइज लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलती है कि एक टर्म दूसरे टर्म से तभी ऐड होगा जब दोनों का डायमेंशन इक्वल होगा। तो ये हमें यहाँ पे यूज करना है, यानी कि हमारा जो इक्वेशन दिया है P प्लस A बाई वी स्क्वायर इंटू बी माइनस बी इक्वल टू RT। तो ये P और A बाई वी स्क्वायर तभी ऐड होगा, ए बाय P एंड ये दोनों तभी ऐड होंगे जब दोनों का डायमेंशन इक्वल होगा, यानी P का डायमेंशन जो होना चाहिए वो A और V के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए, दोनों डायमेंशनली इक्वल होना चाहिए, तब जाके दो ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ से हमें A का डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम के स्क्वायर का डायमेंशन। तो प्रेशर का डायमेंशन हमें निकालना होगा, तो प्रेशर का डायमेंशन जो हो जाएगा हमारे पास फोर्स बाय एरिया, यानी ml T-2 और एरिया जो हो जाएगा L²। और यहाँ पे वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम का स्क्वायर, यानी वॉल्यूम जो होता है वो LQ होता है, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, यानी तीन डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना है। तो LQ इसी का आ गया, और LQ ये V² और इसका स्क्वायर करेंगे तो इंटू हो जाएगा 2, यानी कि ये हो जाएगा 6। तो इसको आगे करते हैं, तो ए का आ जाएगा M, यहाँ से देख लेते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। देखो ये क्या हो जाएगा L² और यहाँ से मल्टीप्लाई 6 हो गया, तो 6 में से 2 जाएगा 4 और 4 का हो जाएगा 5, यानी L की पावर जो हो जाएगी हमारी 5 हो जाएगी। तो L की पावर जो हो जाएगी हमारी 5 हो जाएगी, 6 हो गया 6 और एक 7 हो गया, 7 में से 5 आ जाएगी, हाँ। और T की पावर -2 हो जाएगी, यानी L की पावर 5 हो गई और T की पावर -2 हो गई। तो ये हो जाएगा हमारा E का डायमेंशन। इसके बाद बोल रहा है किसका डायमेंशन निकालने को, B का। तो B का डायमेंशन कैसे होगा, तो B का डायमेंशन का देखोगे तो सेम रूल लगाएंगे हम। तो B सब्ट्रैक्शन भी तभी हो सकता है जब दोनों का सेम डायमेंशन हो, यानी V का जो डायमेंशन होना चाहिए वही हमारे B का डायमेंशन होना चाहिए। तो V का डायमेंशन यानी वॉल्यूम का डायमेंशन, तो B का डायमेंशन जो हो जाएगा वो वॉल्यूम के डायमेंशन के इक्वल होगा। अब वॉल्यूम क्या है, लेंथ का क्यूब, तो ये आ जाएगा B का हो जाएगा L की पावर 3। तो गाइज A और B का डायमेंशन हमने निकाल लिया। देखो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट दिखेगा बट सिंपल उसके रूल्स फॉलो करते जाओगे तो आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा यूजेज ऑफ डायमेंशन से है। बोल रहा है एक्सपेरिमेंट रिवील दैट वेलोसिटी v of water wave may depends on their wavelength, density of water, acceleration due to gravity, establish possible relation between v, g, rho and lambda। तो गाइज इस टाइप के क्वेश्चन में हम सिंपल सा क्या करते हैं कि लेट विल लेट द वेलोसिटी v, यानी हमें v का फॉर्मूला फाइंड करना है इन टर्म ऑफ दिस गिवन कांस्टेंट। तो इनमें हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं ये हो गया v जो हो गया वो लैम्डा के पावर a पे, डेंसिटी के पावर
बी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पावर जो है वो सी पर डिपेंड कर रहा है। और ए बी सी जो है वो हमें निकालना है, यानी वैल्यू ऑफ ए बी सी निकालनी है, ये इनकी वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो ये हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो हम सेम चीज़ डायमेंशंस का इक्वेट करके निकालेंगे। यानी कि ये दोनों ये फॉर्मूला करेक्ट तभी होगा जब लेफ्ट हैंड साइड यानी v का डायमेंशन राइट हैंड साइड यानी इन सब का डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल टू राइट हैंड साइड का डायमेंशन हो, देन ओनली दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। तो गाइज अब इस रूल को हम फॉलो करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकालते हैं, तो वो क्या है, v है। तो v का डायमेंशन क्या आ जाएगा, एल टी माइनस वन। अब राइट हैंड साइड में जो भी दिया है, लैम्डा का पावर ए बी, रो का पावर बी, जी का पावर सी, इन सब का कंबाइंड डायमेंशन होना चाहिए वो एल टी माइनस वन होती है। तो पहले हम चेंज करते हैं इसको। तो हम इसको राइट हैंड साइड में हमारा क्या क्या दिया है, दैट इज के डेंसिटी लैम्डा रो जी। तो लैम्डा की पावर ए, रो की पावर बी, एन जी की पावर सी। तो इनका डायमेंशन लिखते हैं। ये तो कांस्टेंट है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, और वेवलेंथ लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, और वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस होती है। तो इसका आ जाएगा एल की पावर ए हो गई। उसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी की डायमेंशन क्या होगी, तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। मास हो गया एम और वॉल्यूम हो गया एल की पावर क्यूब, यानी कि ये हो गई एम एल क्यू कभी। जी हो गया हमारा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि एक्सेलरेशन हुआ तो एक्सेलरेशन का होता है एल टी माइनस टू। तो ये हो गया सी। अब इसको सॉल्व करोगे तो एम की पावर बी आ जाएगी, एल की पावर आ जाएगी हमारी ए यहाँ से, प्लस थ्री बी यहाँ से, प्लस थ्री सी प्लस सी, और उसके बाद टी की पावर आ जाएगी माइनस टू सी। तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड का डायमेंशन, और ये इक्वल होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन है वो है एम की पावर जीरो, क्योंकि वो एल टी माइनस टू है, एल टी माइनस वन है, वेलोसिटी है इस वजह से एल टी माइनस वन है। तो मास का कुछ है नहीं, तो मास का हमने जीरो पावर कर दिया, एल की पावर वन और टी माइनस वन। अब इसको इक्वेट कर देते हैं, तो क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों फॉर्मूला इक्वल है, तो इनको इक्वेट करेंगे, यानी मास का पावर जीरो है तो यहाँ भी मास का पावर जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से बी का पावर, बी की वैल्यू आ गई जीरो। उसके बाद टी का निकालते हैं, तो टी में इक्वेट करते हैं तो उसका टू सी है और इधर वन है, तो सी की वैल्यू वन बाय टू आ जाएगी। अब एल को इक्वेट करते हैं, तो ए प्लस थ्री बी प्लस सी इक्वल टू वन। अब देखो हमारे पास किसी बी की वैल्यू आ चुकी है जीरो, और सी की वैल्यू है वन बाय टू इक्वल टू वन, तो ए की वैल्यू आ जाएगी वन बाय टू। यानी हम सबकी वैल्यू निकाल चुके हैं, बी का जीरो हो जाएगा और इन दोनों का वन बाय टू आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम देखें यहाँ से, तो ये फॉर्मूला जो आएगा हमारे पास वो हो जाएगा बी इक्वल टू के लैम्डा, यहाँ पे बी का जीरो है यानी कि ये रो पे डिपेंड नहीं करेगा, तो बच क्या गया इन दोनों का रूट, यानी कि लैम्डा और जी का वन बाय टू, यानी ये हो गया के रूट लैम्डा जी। तो ये आ गया बी। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब देखो यहाँ पे के की वैल्यू कैसे आ गई, तो के डायमेंशन यूज करके हम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ये जो कांस्टेंट की वैल्यू आता है वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू आता है, तो डायमेंशनली हम उसके पावर निकाल सकते हैं बट हम कांस्टेंट की वैल्यू उसमें नहीं निकाल सकते। तो गाइस ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये एडिशन है नंबर का। तो यहाँ पे हमें जो एडिशन का रूल है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर प्लस 0.0099 मीटर। तो ये हमें फाइंड करना है। तो गाइज जो सिग्निफिकेंट फिगर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है वो क्या बोलता है कि जो लीस्ट प्रिसाइज है
तो एडिशन में जिसमें लिस्ट और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस हो, यानी लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस जिसका होगा, तो फाइनल आंसर जो होगा हमारा उतने ही डिजिट का होना चाहिए, यानी वहां तक हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ 2 डेसिमल प्लेस है, जबकि इसके पास कितना है, डेसिमल के बाद 4 डिजिट है। तो लिस्ट डेसिमल वाले कौन से हुआ, तो 9.99, यानी फाइनल में जो आंसर सॉल्यूशन आएगा हमारे, उसके पास भी डेसिमल के पास सिर्फ दो दो डिजिट होना चाहिए, 2 डिजिट होना चाहिए हमारे डेसिमल के बाद। तो हमें उस इस तरह से उसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब इसको ऐड करते हैं, तो 9.99 और ये है 0.0099। गाइज इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9,999.9। अब हमें क्या करना होगा कि हमें जो रूल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सिग्निफिकेंट फिगर के लिए, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि हमारे जो डेसिमल के पास सिर्फ 2 डिजिट होना चाहिए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, बिकॉज जो हमारा रूल यही बोलता है कि जो लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट होंगे उसी के इक्वल नंबर ऑफ डिजिट होना चाहिए आफ्टर डेसिमल। तो इसके पास 2 है, यानी फाइनल में हमें दो दो होना चाहिए। इस तरह हमें राउंड अप करना पड़ेगा। तो अगर राउंड अप करेंगे तो देखो ये 9 है, तो ये इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। यानी यहाँ पे हमें एक इंक्रीज करना पड़ेगा, तो वो 10 हो जाएगा। और वहाँ से एक आएगा यहाँ पे, तो वो 10 हो जाएगा। और यहाँ से एक आएगा तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, फिर ये भी आगे चला जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10.00। डेसिमल के बाद हमें दो ही डिजिट रखना है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 10.00 आ जाएगा। कैसे हुआ एक बार और डिस्कस कर लेते हैं इसको। देखो ये ऐड करके हमें आया था। अब हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट चाहिए, यानी कि 0 डेसिमल के पहले जितने आ जाए, बट डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट आना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट मतलब सिर्फ यहाँ तक। तो हमें इन पीछे वाले 9 को हटाना होगा। तो इसके लिए हमें राउंड ऑफ रूल लगानी पड़ेगी। तो ये इसको जब हटाएंगे ये वाला, तो ये 5 से ज़्यादा है, इट मीन्स कि आगे वाला एक इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9+1 10। तो 10 का 0 आ गया। अब ये इसका 1 आगे ऐड हो जाएगा, सेम तरीका से फिर ये 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो इसका 0 आ जाएगा। और सेम इसमें 1 जाएगा आगे, तो ये 10 हो जाएगा, फिर इसका 0 हो जाएगा। और ये एक इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर में हमारे पास आ जाएंगे 0 0, बट हमें इसको हटाने पड़ेंगे। तो इन दोनों को हम हटाकर राउंड अप कर देंगे, तो ये आ जाएगा 10.00। तो इसका जो आंसर आएगा वो 10.00 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, if the value of resistance is 10.845 ohm and the value of current is 3.23 ampere, the potential difference is 35.02935 वोल्ट। फाइंड इट्स वैल्यू इन सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमें देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स में वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करनी है। वोल्टेज की वैल्यू गिवन कितना है, 35.02935, यानी हम इसे राउंड अप करना होगा। बट कैसे राउंड अप करेंगे, कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए वो हमें देखना पड़ेगा। तो इसने एक रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया है एंड करंट की वैल्यू दिया है। तो हमें पता है V = IR, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें, तब जाके हमारा ये वाला आंसर आ रहा है 10.845 इंटू 3.23। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमें वोल्टेज की वैल्यू ये आ गई। अब जो हमारा सिग्निफिकेंट रूल के हिसाब से चलेगा, यानी कि हम इन दोनों में देखना पड़ेगा कि लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर किसके पास है, लीस्ट प्रिसाइज कौन सा है। जितना कम सिग्निफिकेंट नंबर उतना कम प्रिसाइज होगा। तो इसके पास देखें तो 10.845, तो इसके टोटल सिग्निफिकेंट फिगर जो हो गया हमारे 5 हो गया, जबकि इसके पास 3 है। यानी फाइनल जो आंसर होना चाहिए उसमें सिग्निफिकेंट नंबर जो होना चाहिए सिर्फ 3 होना चाहिए। तो वोल्टेज की वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर जो होना चाहिए वो 3 होना चाहिए, बट यहाँ पे टोटल दे रखा है इसने 2 2 4 7 दिया हुआ है, यानी कि हमें इसको चेंज करना होगा, 3 डिजिट तक लाना होगा। तो हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो जब हम इसको राउंड अप करेंगे, तो गाइस राउंड अप करने करते करते ये क्या आ जाएगा हमारा, तो ये राउंड अप करेंगे तो देखो हमें ये 4 डिजिट हटाने पड़ेंगे लास्ट के। तो पहले तो ये 5 को हटाते हैं, तो 5 को हटाते हैं और आगे हमारा एक और नंबर है, तो और नंबर पे एक इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4। ये 4 हो गया। अब 4 को हटाना है, तो इसमें जाएंगे। तो 9 में क्या चेंज होगा, इंक्रीज हो गया, नहीं होगा, नहीं होगा, बिकॉज 4 जो है लेस देन 5 है। तो ये 9 का 9 ऐसे ही रहेगा। अब 9 को हटाना है और हमें आगे उसके 2 है, तो 9 मोर देन 5 है, यानी 2 जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, यानी यहाँ तक ही आ जाएगा 35.03।
बट हमें डिजिट कितनी रखनी है, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट नंबर रखना है, यानी इस 3 को भी हटाना पड़ेगा। और 3 जो है वो <5 है, तो यानी ये 0 चेंज नहीं होने वाला, तो आंसर आ जाएगा 35.0, यानी 35.0 जो होगा हमारा इसका आंसर होगा सिग्निफिकेंट नंबर के रूल लगाकर। तो गाइज ये था हमारे यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट। थैंक यू।